हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। हम स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है अर्थक्वेक, यानी भूकंप के बारे में बात करेंगे। भूकंप आगे आते कैसे हैं, भूकंप है क्या, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, उनकी जो तरंगे होती हैं वो तरंग कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप से क्या क्षति होती है, क्या हानि होती है, ठीक है। और उसके बाद भूकंप के प्रभाव को भी हम जानेंगे, ठीक है। और उनके प्रमुख लहरों के बारे में जानेंगे, पृथ्वी की आंतरिक गहराइयों के बारे में जानेंगे, कौन सी लहर कितने गहराई तक जाती है, ठीक है। और कितनी प्रकार की तरंगे होती हैं भूकंप के अंतर्गत, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग भूगोल को टॉपिक को कवर क्या कर रहे हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिगत से यहाँ सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भूकंप किस में मापा जाता है, कि उसकी रफ्तार कैसे मापा जाता है, किस में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे समझेंगे, ठीक। तो आप सभी बने रहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा क्या टॉपिक है दोस्त, हमारा भूकंप, ठीक है। भूकंप को समझेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि देखिए भूकंप को एकदम विस्तार तरीके से समझाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक। एक एक चीज़ को पेन कॉपी लेके बैठ जाओ भाई मेरे भाई, नोट करके लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, भूकंप। क्या है, भूकंप, ठीक है। भूकंप को हम लोग समझेंगे जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक। तो सबसे जानिए कि सबसे पहले भूकंप कहते किसे हैं। हमारा जो धरातल है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर हमारा पृथ्वी कैसा है, संतुलन, ठीक है। हमारा पृथ्वी संतुलित बना हुआ है, लेकिन इस संतुलन में अचानक असंतुलन पैदा हो जाना, यानी इस संतुलन बना हुआ पृथ्वी में अचानक क्या है, असंतुलित पैदा हो जाना, हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसमें अचानक कंपन पैदा हो जाना ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप की घटना होती है। क्या होती है, भूकंप की घटना हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप को मेरे दोस्त ध्यानिएगा कि जो भूकंप है, भूकंप को प्राय हम लोग इसके दो प्रभाव जान सकते हैं। कितने प्रभाव, दो प्रभाव को हम लोग समझ सकते हैं। भूकंप के प्राय दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव क्या है, एक एक चीज़ समझिएगा कि भूकंप के प्राय दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव क्या है कि जैसे मानो कि जैसे ये पृथ्वी जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, मान लो यहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, तो जब मेरे भाई भूकंप की शुरुआत होगी तो ये भूकंप चारों तरफ क्या, इसके तरंगे क्या होंगी, भूकंप के ये क्या होगी मेरे भाई, ये फैलेगा, ठीक है। यानी पूरे पृथ्वी तक इसका तरंगे जो होंगी फैलेंगी। पहली बात जान लो कि पहला प्रभाव होगी कि भूकंप केंद्र से, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहाँ से भूकंप की तरंगे पूरी पृथ्वी में फैलेंगी, पहला प्रभाव, ठीक है। और दूसरी प्रभाव समझो, एक तो इधर फैलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर फैलाव हो रहा है, दूसरी चीज़ें, ये पहली प्रभाव। दूसरी प्रभाव क्या है कि अगर मान लो यहाँ से क्या है, हमारी पृथ्वी का जो भूकंप की केंद्र है, यहाँ से तो तरंगे निकली, लेकिन ये अंदर की ओर धसाव करेंगी। क्या होगी, अंदर की ओर क्या करेगी, ये धसाव करेगी, ठीक है। अंदर की ओर धसाव करेगी, ठीक है। यानी ये अंदर की ओर धसता जाएगा, और जितना अंदर की ओर जाता है भूकंपों की तरंगे ना, उतना उसकी गति बहुत तेज होती जाती है, उतना विनाशकारी विध्वंसकारी होती है, ठीक है। ये प्राय दो प्रकार के इसके क्या हो गए, ये प्रभाव हो गए। एक पहला प्रभाव जो फैलेगा, दूसरा प्रभाव पृथ्वी के अंदर बहुत तेज़ी से इसकी तरंगे जाएंगी, जिससे कि हमारी पृथ्वी में अचानक कंपन पैदा होगी, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है। दूसरी समझो कि भूकंप के और देखिए तरंगों के बारे में समझा जाए तो एक चीज़ और समझिए भाई कि एक होता है शम भूकंप, ठीक है। और दूसरा होता है सभूकंप, ठीक है, सभूकंप। और तीसरा होता है प्रघात। ये सर क्या है, देखिए परीक्षा में कई बार पूछा गया है, शम भूकंप, सभूकंप और प्रघात किसे कहते हैं। सभूकंप किसे कहते हैं, जैसे मानो सभूकंप का मतलब यहाँ से पृथ्वी से, यहाँ से क्या हुआ, भूकंप की यहाँ से उद्गम केंद्र है, और ये बड़ा तीव्र गति से जाकर एक ही स्थान पर मिल जाना है। जो ये तरंगे हैं मेरे भाई, ये जो तरंगे हैं, तरंगे बड़ा तीव्र गति से हैं। कैसे हैं, ये बड़ा तीव्र गति से हैं, और सभी तरंगे एक स्थान पे जाकर मिल जाता है, उसे हम लोग सम तरंगे कहते हैं। सभी तरंगे बड़ा तीव्र गति से होंगी, और जितने तरंगे होंगी एक स्थान पे जाकर मिल जाएंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम भूकंप कहते हैं, ठीक। पहली बात। और दूसरी बात कहो, यहाँ पे आ जाओ, सहतरंगे किसे कहते हैं सर। सहतरंगे क्या होती हैं, जितनी भी तरंगे होती हैं जाकर, देखिए वो तो तीव्र गति वाले तरंगे होंगी। पहला जो सम भूकंप वो तीव्र गति वाले तरंग होंगी, लेकिन सह भूकंप किसे कहते हैं, जितनी भी तरंगे हैं,
जितनी भी समान गति और तरंगे हैं वो सभी तरंगे एक स्थान पर जाकर फिर दोबारा मिल जाएंगी। उसमें ये नहीं होगी कि मतलब कौन तीव्र है कोई कम है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब सहभूकंप किसे कहा जाता है कि एक ही समय में जितनी भी तरंगे हैं, देखो भाई जैसे कि मान लो ये तरंगे हो गई और दूसरी तरंगे देखो कि जैसे मान लो कि ये भूकंप केंद्र है और सभी तरंगे एक स्थान पर जाकर एक ही समय में, एक स्थान पर जाकर एक ही समय में मिल जाए, एक ही स्थान पर एक ही समय में सभी तरंगे मिल जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, सह भूकंप का नाम हम लोग देते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ समझो, प्रघात किसे कहते हैं सर, प्रघात जैसे मानो कि ये हमारा भूकंप केंद्र था, ये हमारा भूकंप केंद्र था और ये तरंगे हैं, ये सभी क्या है, तरंगे हैं, और ये क्या है आपका धरातल है, ये क्या है आपका धरातल, ठीक है, ये आपका धरातल है मेरे भाई। और सभी तरंगे जाकर इसमें क्या कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं ना, इसमें क्या कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं। जितनी भी तरंगे भूकंप के, जहाँ भूकंप जो फोकस है वहाँ जाकर जब पृथ्वी से टकराती हैं, टकराने के बाद जो तरंगे हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रघात, ठीक है। तरंगे वहाँ से उत्पन्न भूकंप निकला, भूकंप के तरंगे पृथ्वी में जाकर टकराई, टकराने को ही क्या कहते हैं, प्रघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रघात कहा जाता है, ठीक। ये बात समझ में आया आपको कि सम भूकंप, सह भूकंप और प्रघात के बारे में हमने आपको समझाया, ठीक। अब देखो कुछ विशेषतर समझिएगा कि भूकंप आने के कई कारण होते हैं। भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं, भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं, समझे मेरे भाई। कि भूकंप के कारण आपको लगेगा सर जो कि भूकंप के कारण, इससे जान लो, ठीक है। जब इसे जानोगे ना, आपको मैं विस्तार तरीके से भूकंप पढ़ा रहा हूँ। एक ही चीज़ समझिएगा, आप जब बने रहोगे ना, जीएस मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी परीक्षा हो मैं पूरे जीएस को कवर करा जाऊँगा। और किसी भी परीक्षा में जब जाओगे ना, अगर विस्तार तरीके से, अगर आप सही तरीके से अगर आप पढ़े होगे, ठीक है, आप वीडियो को देख रहे होगे, नोट भी किए होगे, मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में पिछड़ा नहीं सकता, मैं कहता हूँ, ठीक। तो भूकंप के कारण क्या क्या हैं, देखिए। भूकंप के कारण जब पृथ्वी में अचानक कंपन पैदा हो जाती है, कंपन पैदा होने के बाद असंतुलित पृथ्वी जो होती है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। और भूकंप के कई कारण होते हैं। पहला कारण क्या है सर, ज्वालामुखी, ठीक है। पहला क्या कारण है, पहला ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद बांध भी एक कारण होता है, ठीक है, बांध का भी एक कारण होता है। और परमाणु परीक्षण, ठीक है, परमाणु परीक्षण, ठीक है, ये भी एक भूकंप आने का कारण होता है सर। चौथा क्या है सर, परमाणु परीक्षण। उसके बाद चट्टानों का फिसलना, ठीक है, चट्टानों का गिरना, ठीक। और उसके बाद हिमशिला, ठीक है, हिमशिला की बात करूं, उसके बाद आपका प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट हो गई। तो ये सब देखो, आप कुछ नहीं करना है। अगला भूपटल, जैसे भूपटल भ्रंश, ठीक है, ये भी एक क्या है आपका भूकंप आने का कारण होता है। तो ये कुछ प्रमुख भूकंप आने का कारण है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें मुख्य ज्वालामुखी हो गई। अब देखो ज्वालामुखी से भूकंप कैसे आते हैं इसके बारे में समझो कि सर ज्वालामुखी से भूकंप कैसे आएंगे। तो बड़ा ध्यान समझो। पहला कारण है आपका ज्वालामुखी से भूकंप आना। कि ज्वालामुखी से भूकंप कैसे आएंगे, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे भाई जहाँ से ये भूकंप, ये मान लो फोकस है, क्या है आपका, ये फोकस यानी भूकंप केंद्र, ठीक है, ये भूकंप केंद्र है। और ये आपका क्या है, ये आपका धरातल है, ठीक है, धरातल है। समझिएगा कि ज्वालामुखी से कैसे भूकंप आते हैं। मानो कि जैसे इस पृथ्वी में दरारें पड़ गई हैं, ये क्या है, ये आपका धरातल है, क्या है आपका धरातल है, ये आपका क्या है, दरार है, ठीक है, दरारें हैं, ठीक है। अगर मान लो चट्टानों में क्या हुआ, चट्टानों में फिसलन हुआ और दरारें पृथ्वी में पड़ जाना। जब पृथ्वी में दरारें पड़ती हैं, दरारें पड़ने के बाद क्या होती है मेरे भाई, तो इसमें क्या होगी, इसमें जल क्या होगी, इसमें जल पृथ्वी के अंदर तक जाएंगी। इसमें जल पृथ्वी के, ये सब जलें हैं, सब ये सब जल हैं, ठीक है, ये सब पृथ्वी के अंदर तक जल जाएंगी। जब ये सब क्या है, ये सब जल हैं, ठीक है, ये सब वाटर है। तो जब ये दरारों से पृथ्वी के अंदर जल जाएंगी, तो जब भाई मेरे बताओ, आप ये जानते हो, मैंने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि जब हम पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं कितना 32 मीटर पे, तो मेरे भाई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी पृथ्वी के अंदर जाने पे हमें गर्मी महसूस होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, और ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं।
तो यार ये बताओ, अगर आप 20-25 मीटर 20 फीट भी या कुएं में गए होगे, अगर आप कुएं में भी गए होगे तो कुएं में बड़ी गर्मी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम धरातल नीचे जब जाएंगे तो हमें गर्मी यानी हमें टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर टेम्परेचर घटता है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात समझो, जैसे जल है, अब जल नीचे की ओर जब गया तो यही जल क्या करेगी? यही जल वाष्प बनेगी। यही जल क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। जब मेरे भाई वाष्प बनेगी तो वाष्प बनने के बाद जल क्या होती है? ऊपर की ओर जाना शुरू करती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाना शुरू करती हैं। जैसे वर्षाएं होती हैं, जैसे मान लो ये वर्षा हुई धरातल पे और फिर यहाँ पे सूर्य हुआ, और सूर्य आने के बाद जब प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती हैं? सभी जल वाष्पित होती है ना, वाष्पित होती हैं। तो उसी प्रकार तो नीचे जब जाएंगे, गर्म होगा तो गर्म यही जल नीचे जाएगा। जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद ये वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगी। ठीक है, जब ऊपर की ओर जाना शुरू करेगी मेरे भाई तो जाकर पृथ्वी में टकराएगी। ठीक है, जिसे हम लोग जब टकराएं तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रघात कहते हैं। जब जाकर ये पृथ्वी में टकराएगी तो जब टकराएगी, टकराने के बाद कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं पर रह जाते हैं कमज़ोर, लेकिन जहाँ पे जल ही जल है और जल के बाद वहाँ पे पृथ्वी हमारी, जहाँ पे पृथ्वी कमज़ोर होती है, जहाँ पे पृथ्वी कमज़ोर होती है तो यही क्या होती है? ये जो वाष्प बन के ये बाहर की ओर निकल जाती हैं। पृथ्वी को ये तोड़कर ये बाहर की ओर निकल जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लावा। क्या कहते हैं दोस्त? इसी को हम लोग कहते हैं लावा। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी में जाकर टक्कर मारेगी और जब टक्कर मारेगी तो हमारी पृथ्वी असंतुलित होगी, और जब असंतुलित होगी तो पृथ्वी में कंपन पैदा होगी, और जब कंपन पैदा होगी तो भूकंप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूकंप। तो देखो लावा निकलेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नाम देते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग ज्वालामुखी का नाम देते हैं। ठीक है, वोल्केनो का नाम देते हैं। तो ये बातें समझ में आई कि कैसे ज्वालामुखी से भूकंप आता है। ठीक है, एक पहला कारण हो गया। दूसरी कारण समझो, जैसे अब दूसरी हिमशिला की बात करूं, दूसरी हिमशिला की अगर मैं बात करूं, हिमशिला से कैसे आएगा? तो देखो भाई, हिम जैसे मान लो ये बर्फ़ों का एक पहाड़ है। ठीक है, और बड़े बड़े चट्टाने हैं इस पर, और ये धरातल है अपना। और मेरे भाई जब बताओ, यहाँ पे जब ये चट्टाने, बड़े बड़े चट्टाने जब पिघल कर धरातल पे गिरेगी, जब कोई भी चीज़ ऊपर से गिराओगे, छोटी भी चीज़ किसी के ऊपर गिरा दो तो बहुत चोट लगता है। तो मेरे भाई ये बताओ, जब बड़ी बड़ी शिलाएँ, हिमशिलाएँ जब चट्टानों पर, जब पृथ्वी पर अचानक गिरेगी तो उसमें क्या पैदा होगी? कंपन पैदा होगी, और जब कंपन पैदा होगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमशिला वाला भूकंप कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात समझो, अब सर बांध से कैसे भूकंप आता है? बांध तो लाभकारी होता है, तो बांध से भूकंप क्यों आएगा? होता है। अगर मान लो कि लोटे में, लोटा ले लो मेरे भाई, लोटे में अगर जितना पानी है अगर उससे ज़्यादा पानी भरोगे तो वो असंतुलित हो जाएगी, बाहर की ओर पानी निकलने लगेगा। किसी भी चीज़ पे अगर हम ज़्यादा, जितना उसका वज़न सहने लायक है उतना तक रखोगे तो सह लेगा, अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ये बताओ, जहाँ पे बांध बनाया जाता है तो वो बांध में इतना जल ला दिया जाता है, मान लो 10 नदी आके उसमें है, अगर उसमें 15 नदी लाकर उसमें गिरा दो तो वहाँ की जो नीचे प्लेटें हैं, प्लेटें आपस में क्या होंगी? आपस में वो दबाव पड़ेगा, जल का भार पड़ेगी, और जब जल का भार पड़ेगी तो देखते हो प्लेटें खिसक जाएंगी, और जब प्लेटें खिसकेंगी तो देखोगे बांध टूट जाता है, और बड़े बड़े ऊपर से जब पानी गिरेगा उसमें क्या होगा? उसमें कंपन ही तो पैदा होगा जब असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए? तो बांध से भी ऐसा चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जानो कि भूपटल भ्रंश क्या है। भूपटल भ्रंश की बात करूं कि सर भूपटल भ्रंश क्या है, तो भूपटल भ्रंश समझो बड़े अच्छी चीज़ है। भूपटल भ्रंश से कैसे आती है सर भूकंप? तो अच्छी बात है, इससे कई चीज़ निर्माण भी होती है। ठीक है, जैसे जानो कि जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होगा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो ये क्या होगी? असंतुलित होगी, असंतुलित होगी पृथ्वी हमारी। ठीक है, तो चट्टानों में क्या होगी? संपीड़न पैदा होगी। चट्टानों में क्या होगी? संपीड़न पैदा होगी, उसमें खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, वो खिसकेगा। ठीक है, जब वो खिसकेगा तो उसमें दरारें भी पैदा होंगी। जब दरारें पैदा होंगी तो ये बात बताओ कि जैसे एक चट्टान, दो चट्टान है, ये सब चट्टानें हैं, ये आपस की ओर ये सब खिसकने लगे, ये आपस हटने लगे, तो उसमें दरारें जब पैदा होंगी तो कुछ ऐसा होगा जो पृथ्वी का कुछ भाग धंसने लगेगा, पृथ्वी का कुछ भाग धंसने लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं।
यानी मेरे भाई पृथ्वी का जो कुछ भाग वो धंसेगा नीचे की ओर, कुछ ऊपर की ओर, ठीक है। तो जो धंसने लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। लेकिन मेरे भाई पृथ्वी का कुछ ऐसे भाग जो ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर, उसे हम लोग हॉस्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉस्ट पर्वत का नाम देते हैं, ठीक है। हॉस्ट पर्वत का जब नाम देते हैं, या होस्ट पर्वत, ठीक, होस्ट पर्वत का नाम देते हैं। यानी ऊपर की ओर उठा, जैसे मानो कि पृथ्वी जब नीचे की ओर धंसा तो हम लोग रिफ्ट घाटी, अगर ऊपर की ओर उठा तो हम लोग होस्ट पर्वत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब ये ऊपर और नीचे को घिसना शुरू कर देगा तो अब इसमें क्या होगी, इसमें भी तनाव पैदा होगी मेरे भाई। और जब जानते हो जब तनाव पैदा होगी तो इसमें ये जाने जो कि रिफ्ट जब धंसा है ऊपर की उठेगा तो इसमें जब तनाव पैदा होगी, तनाव जब पैदा होगी तो ये मुड़ेगा, क्या होगा, ये मुड़ेगा, ठीक है। जब मुड़ेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, इसी से भूपटल भ्रंश। तो जब मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा तो बड़ी बड़ी चट्टानें गिरेंगी तो उससे क्या होगी, भूकंप पैदा होगी, उससे क्या होगी, भूकंप पैदा ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है। अब प्लेटों के बारे में बता दें कि प्लेटें जब आपस में क्या होगी, रूपांतरित प्लेटें, जैसे एक मान लो प्लेटें, एक प्लेट जैसे मान लो मेरे भाई एक प्लेट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक, सॉरी इसे इस तरीके से करिए, ठीक है। एक प्लेट यहाँ पे हो गया और एक प्लेट यहाँ पे हो गया, इसका नीचे जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो इसे हम लोग कहते हैं रूपांतरित। क्या कहते हैं, रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित गति, ठीक, रूपांतरित गति कहते हैं। अब मेरे भाई जब रूपांतरित गति करेगी तो ये बताओ, जब ये ऊपर की जाएगा नीचे की जाएगा तो पृथ्वी में क्या होगी, खिसकाव पैदा होगी। तो इसी कारण क्या आता है, इसी कारण भूकंप आता है। तो ये बात ध्यान रखना कि भूकंप आने के कारण रूपांतरित गति होती है, प्लेटों में घिसकाव के कारण भी क्या होती है, कभी कभी हमें भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है, भूकंप देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो भूकंप बहुत से आए हैं, जैसे मानो कि आप जानते हो जब जो आपका सुमात्रा जलडमरू यानी जावा और सुमात्रा के बीच में एक द्वीप है, 1883 की बात है कि जावा सुमात्रा के बीच में क्राकाटोआ एक द्वीप है, वहाँ पे भयंकर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। उसी उद्गार का वहाँ भूकंप आया था जिससे बहुत नरसंहार हुआ था, बड़ी क्षति पहुँची थी लोगों को, जनधन की बहुत क्षति हुई थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उसका प्रभाव अमेरिका के हार्न द्वीप तक, जो कि वहाँ तक पहुँचा था, उसका प्रभाव बहुत दूर तक पहुँचा था, अमेरिका के हार्न द्वीप तक पहुँचा था। उसी प्रकार आप देखोगे असम में, देखोगे असम में 60 बार झटके 60 बार भयंकर झटके आए थे, जिससे वहाँ पे लोहित और दिबांग जो नदियाँ थी उसमें बाढ़ आई थी। वो अपना नदी जो बहाव था ना, अपना बहाव मोड़ उसका मुड़ गया था, वैसे भूकंप आए थे वहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र का देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, गुजरात का भूकंप और बिहार का भूकंप, ठीक है, ये सब भूकंपें बड़ा ज़बरदस्त भूकंप थी, ठीक। तो भूकंप आने का कारण आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम दूसरी बात आपको समझाएंगे कि भूकंप की शुरुआत कहाँ से है, ठीक है, भूकंप को क्या क्या कहते हैं, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उसके जहाँ भूकंप पहुँचे उसे क्या कहते हैं। देखिए भाई मैं कुछ भूकंप का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस स्ट्रक्चर के अनुसार मैं लहरों को समझाऊंगा, उसके तरंगों को समझाऊंगा, आसानी समझे। PSL और PGSG, ठीक है, PS तथा लहरें, ये सब बारे में बात करेंगे। तो आप केवल मैप पे ही समझो, स्ट्रक्चर पे ही समझो भूकंप के, ठीक है। देखो हमारे साथ बनाओ, इस चीज़ को साथ बनाओ मेरे, ठीक है। ठीक, ये आपका ऊपर का क्या हुआ, ये आपका धरातल है, ये क्या है, आपका धरातल है, ठीक है, धरातल है। और मेरे भाई ये मान लो यहाँ से ये क्या है, ये इसे हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, यानी भूकंप मूल। हम लोग क्या नाम देते हैं, भूकंप मूल का नाम देते हैं। यहीं से भूकंप की जहाँ से शुरुआत होती है, भूकंप मूल, उसे फोकस का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें समझिए कि अब यहाँ से जो भूकंप की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो तरंगे होती हैं, सबसे पहले तरंग ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, पहला तरंग, ठीक। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक। एक चीज़ स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो मेरे भाई, जब इसे करेंगे तो हम लोग ये तरंगे
तुरंत कहाँ जाएंगी, धरातल पे, ये धरातल पे। तो सबसे पहले इस तरंग को हम लोग क्या कहेंगे, पी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पी तरंग नाम देते हैं। ठीक है, पी तरंग नाम देते हैं। ठीक, दूसरी तरंग यहाँ समझो, जब दूसरी बार जब जाएगी तो दूसरी तरंग यहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, तो इस साइड भी पहुँचेगी दोस्त, यहाँ पर भी कर लो। ठीक, तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, इस तरीके से बना लो। ठीक है, इस तरीके के बना लो फिगर्स। ठीक है, और इसके बाद इसे भी यहाँ से क्या करोगे, ए ऐसे कर दो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जब ये तरंगे जाएंगी तो एक तरंग यहाँ से और जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं यस तरंगे। क्या कहते हैं, ये इस तरीके से जाएंगी तो इसे हम लोग कहते हैं यस तरंगे। ठीक है, यस तरंगे का नाम देते हैं, यस तरंग। ठीक, और दूसरी बात जब बात करो तो यहाँ पे एक चीज़ और कर लो, यहाँ पे एक चीज़ और बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, लहरदार, तो इसे हम लोग कहते हैं यल तरंगे। क्या कहते हैं, यल तरंगों का नाम देते हैं। ठीक है, जो सबसे लेट में पहुँचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यल तरंग का नाम देते हैं। जो सबसे देर में पहुँचेगा, जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के पहुँचता है उसे हम लोग यल तरंग कहते हैं। जो जिसकी गति भी सबसे कम है उसे यल तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरंग कौन पहुंचा है, ए पी तरंगे पहुंचे। ए आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर जान लो। तब जान लो जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। अब देखो सबसे अच्छी बात है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे कि जिसमें हम लोग भूकंप का अध्ययन, ठीक है, जो हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो मेरे भाई भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग, तो कहेंगे सर सिस्मोलॉजी। किस में करते हैं, सिस्मोलॉजी में। ठीक है, सिस्मोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं सर, भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और अगर हम बात करें सर सिस्मो का, कि यहाँ पे भूकंप का। ठीक है, यहाँ देखो भाई कि अगर हम कहें सर भूकंप का अंकन करना हो तब, ठीक है, भूकंप का अंकन हम लोग किस में करते हैं, तो भूकंप का अंकन हम लोग सिस्मोग्राफ में करते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ में। ठीक है, सिस्मोग्राफ में। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में करते हैं, भूकंप का अंकन करते हैं, भूकंप को जो मापते हैं, जहाँ पे भूकंप पहुँचता है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम लोग वर्षा को मापते हैं तो रेन गेज में मापते हैं, उसी प्रकार हम लोग भूकंप को मापते हैं तो सिस्मोग्राफ में मापते हैं। और भूकंप जहाँ सबसे पहले पहुँचता है ना उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, और दूसरी चीज़ समझो, अगर भूकंप आया है और भूकंप के गति को अगर मापा जाए कि भूकंप को गति को सर कैसे मापा जाता है, तो भूकंप के गति को मापने के लिए यंत्र है। क्या है, यंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, भूकंप की गति को मापा जाता है रिएक्टर स्केल। किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी में कहते हैं। साइंस में देखा जाए तो जो अर्थक्वेक किसमें जो कि मापा जाता है, सिस्मोलॉजी वाले भाग में मापा, भूकंप का अंकन सिस्मोग्राफ में, और भूकंप की गति को हम लोग रिएक्टर स्केल के अंतर्गत मापते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो कि जब मान लो कि मेरे भाई भूकंप आ रहा है, अगर मान लो कि भूकंप आने वाला है, भूकंप के आने से पहले की बात है, आने से पहले की बात है, भूकंप के आने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में मेरे भाई रेडान गैस, आप लोग सुने होंगे रेडान गैस। ठीक है, रेडान गैस। ठीक, तो भूकंप के आने से पहले हमारे वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और रेडान गैस हमारे लिए बड़ा हानिकारक है, आप सभी जानते हो। ऐसे हालांकि रेडान गैस जो कि ऐसे नहीं पाया जाता, ठीक है, कुछ 0 पॉइंट में पाया जाता है, लेकिन भूकंप आने से पहले रेडान गैस बढ़ जाती है। यानी वायुमंडल में अगर रेडान गैस की मात्रा बढ़ रही है तो यानी हम मेरे भाई भूकंप आने वाला है, इतना जान लो। ठीक है, उसके बाद समझो, जब भूकंप यहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई, तो जब भूकंप की शुरुआत होती है ना तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, एक ऊर्जा विमुक्त होती है, ध्यान रखना, विमुक्त होती है। जब भूकंप आएगी, भूकंप ऊपर की ओर तरंगे जाएंगी, जब ऊपर की ओर जाएंगी तो यहाँ से एक ऊर्जा विमुक्त होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। ठीक है, प्रत्यास्था। ठीक, प्रत्यास्था ऊर्जा का नाम हम लोग देते हैं। जब ऊर्जा जो विमुक्त होती है उसे प्रत्यास्था कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक,
अब ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई, कुछ टर्म्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे 3 तरंगों के बारे में। पहला हमारा तरंग है पी, यस और यल। ये 3 तरंगों के बारे में विशेष तौर पे हम लोग समझेंगे और मैप के जरिए ही समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की ओर बढ़ने के बाद हम लोग एक अच्छा सा मैप बनाते हैं और मैप बनाने के बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक एक तरंगों के बारे में। ठीक है, एक एक तरंगों के बारे में समझाएंगे। ये हमने बताया कि ये आपका क्या है, ये ऊपर की ओर जो जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं पी तरंगे। क्या कहते हैं इसे? हम लोग पी तरंगे कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप मूल, भूकंप मूल कहते हैं। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस का नाम देते हैं। जहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा धरातल है मेरे भाई, ये हमारा धरातल है। जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंगे जाकर इसे टच करती है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर का नाम देते हैं हम लोग, ईपी सेंटर। जहाँ पे सबसे पहले जाकर तरंगे धरातल से टकराई यानी टच हुई है वो अधिकेंद्र कहलाती है। इंग्लिश में उसे हम लोग ईपी सेंटर का नाम देते हैं। ठीक है, ये ऊपर का धरातल हो गया। अब चलो हम बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। सबसे पहले पी तरंग के बारे में समझो। पी तरंग है क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, पी तरंगों के बारे में सब जानो कि सबसे पहले, हमारे साथ नोट करो भाई, सबसे पहले पी तरंगे धरातल से टकराती है। ठीक है, धरातल से टकराती हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी तरंगे धरातल टकराती है? पी तरंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ समझो कि सर्वाधिक गति, अगर देखा जाए तीनों लहरों में सर्वाधिक गति जो होती है, सर्वाधिक गति पी तरंगों की होती है। ठीक है, पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक गति पी तरंगों की होती है। एक बात ध्यान रखना, कितना होती है सर? तो 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसकी गति होती है। ठीक है, ये पी तरंगों की सर्वाधिक गति होती है। दूसरी चीज़ समझो भाई कि जो पी तरंगे हैं ये देखो ठोस, गैस और एक है द्रव, ये तीनों में गति करती है। ये क्या करती है? पी तरंगे तीनों में, एक केवल पी तरंगों के बारे में बता रहा हूँ। तो ध्यान रखा कि ठोस, गैस, द्रव ये तीनों में गति करती है। कौन? पी तरंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें कमी है। क्या है कि अगर ये जैसे मान लो ये तरल वाले पदार्थ में जाएगी, तरल वाले पदार्थ में, तरल वाले भाग में, तरल वाले भाग में पी तरंग जो होती है, पी तरंग, ठीक है, पी तरंग क्षीण हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्षीण हो जाती हैं। तरल वाले भाग में जब पी तरंगे पहुंचेंगी ना तो ये क्षीण हो जाएगी, यानी इसकी रफ्तार जो होगी वो कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो ये देखो ठोस, गैस और द्रव ये तीनों अवस्थाओं में गति करती है। तो एक बात मेरे भाई ये बताओ कि तीनों में से सर्वाधिक किस में गति करती है? ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कि जो पी तरंगे हैं, यहाँ देखो पी तरंगे जो हैं, पी तरंगे सर्वाधिक जो है मेरे भाई, यहाँ पे देखो सर्वाधिक ठोस में, कहाँ पे? ठोस में ये सर्वाधिक गति करती है। ठीक है, तो सर्वाधिक किस में गति करती है? ये ठोस में सर्वाधिक गति करती है। कौन? पी तरंगे। सर्वाधिक गति किस में करती है? पी तरंगे सर्वाधिक ठोस में करती है। ठीक है, दूसरी बात समझो कि जो मेरे भाई ये पी तरंगे हैं और पी तरंगों की गति के बारे में बताया कि सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? आपका अधिकेंद्र में पहुँचेगी, और जब अधिकेंद्र में पहुँचेगी तो वहाँ पे जब ये टक्कर मारेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी हमने बताया, इसे हम लोग प्रघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रघात का नाम हम लोग। ठीक है, तो बाद ये पी तरंगों ये प्रघात कहते हैं। अब बात समझना कि अच्छा ये बताओ कि पी तरंगों की, ये पी तरंग निकलता कहाँ से, इसकी उद्भव कहाँ से होता है? तो यहाँ देखना कि पी तरंगों का उद्भव की बात करें मेरे भाई तो पी तरंगों का उद्भव होता है चट्टानों से। किससे होता है? चट्टानों के संपीड़न से, तनाव से, खिसकाव से पी तरंगों का उद्भव किससे होता है? चट्टानों से होता है। ये बात ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पी तरंगों के जो कण होते हैं, जो पी तरंगों के जो कण होते हैं ना, ये आगे पीछे होते हैं। किससे होते हैं? आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, आगे पीछे होते रहते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पी तरंगे ध्वनि तरंग के समान होता है। ध्वनि तरंग
के समान होता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि जो पी तरंगे हैं वो किस तरंग के समान होता है। तो ध्यान रखना कि पी तरंगे ध्वनि तरंग के समान होता है। ठीक है, पी तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है और इसके जो कण होते हैं मेरे भाई वो आगे पीछे होते रहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। किसे हम लोग कहते हैं? पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग भी हम लोग नाम देते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना। अनुदैर्ध्य तरंग पी तरंगों को भी हम लोग कहते हैं। एक चीज़ और भाई देखिए, ये जो पी तरंग है ये आगे पीछे होने के कारण इसमें एक दूसरे पर क्या होती है, एक दूसरे पे ये लोग दबाव डालते हैं। एक दूसरे पे क्या डालते हैं? ये लोग दबाव डालते हैं और दबाव डालते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दबाव वाली लहरें, ठीक है, दबाव वाली लहरों के नाम से भी हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। किसे? पी तरंग को, ठीक है, पी तरंग को दबाव वाली लहरों के नाम से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण जानकारी पी तरंगों के बारे में। पी तरंग का उद्भव चट्टानों से हुआ है, ये बात। इसकी किलोमीटर बता दिया, सर्वाधिक गति जो कि 8 से 14 किलोमीटर होती है, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। ठीक है, पी तरंगों के बारे में दबाव वाली लहरें कहलाती हैं। उसके बाद इसे जानिएगा, किसे हम लोग प्राइमरी क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्राइमरी वेव्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहा जाए तो प्राथमिक, क्या कहते हैं सर? प्राथमिक तरंग के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि प्राथमिक तरंग के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये पी तरंग हो गया, पी तरंग के बारे में बता दिया। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम शुरू करेंगे अब किसके बारे में? यस तरंग के बारे में, जिसे हम लोग आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ मैप बनाइए। यस तरंगों के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? यस तरंगों के बारे में कि यस तरंग है क्या। जैसे मान लो ये भूकंप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी हम लोग भूकंप मूल, किसके बात करेंगे? भूकंप मूल से ये शुरुआत होती है। ठीक, जब ये ऊपर की ओर जाएगी, यस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सर यस तरंग नाम देते हैं। क्या देते हैं नाम? यस तरंग का नाम देते हैं। ठीक है, यस तरंग का नाम देते हैं। ठीक, हमारे साथ बने रहिए। देखिए एक एक चीज़ को नोट करिए। यस तरंग कहते हैं इसे। यस तरंगों से प्रदीप, इसे हम लोग आड़ी तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ी तरंग के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, आड़ी तरंग के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी जो लहरें होती हैं, ठीक है, इसकी जो लहरें होती हैं और वह इससे पहले एक चीज़ और जानो कि यह देखो, जब बताएंगे तब, यह जल तरंग, जिसे जो जल की तरंग होती है, जल तरंग, वह प्रकाश तरंग, ठीक है, वह प्रकाश तरंग, ठीक है, वह प्रकाश तरंग के समान होती है। ठीक, के समान होती है। तो आप बड़ा ध्यान समझो कि जल तरंग और प्रकाश तरंग के जो कण होते हैं वो आड़ी तरंग के समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आड़ी कोण के समकोण बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। यानी हम कहेंगे कि जो जल तरंग और प्रकाश तरंग है इसके आर पार हो जाता है, किसके आर पार चला जाता है, इसीलिए हम लोग इसे आड़ी तरंग के नाम जानते हैं। और दूसरी चीज़ जान लो कि इसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? पी तरंग को। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो कि जो हमारा यस तरंग है मेरे भाई, यस तरंग है, यस तरंग जो है ये पी तरंग के बाद ये प्रकट होता है। ठीक है, प्रकट होता है। आप जानो कि सबसे पहला तरंग कौन सा है? सबसे पहला तरंग पी है। दूसरा तरंग क्या है आपका? यस है। दूसरा तरंग क्या है आपका? यस है। यस तरंग, ठीक है, यस तरंग, ये पी तरंग तो ठोस, गैस, द्रव तीनों में जो कि अपना गति करता है। लेकिन जो यस तरंग है मेरे भाई, यस जो तरंग है यह केवल ठोस में गति करता है। किसमें? ठोस में गति करता है। ये बात ध्यान रखना कि ठोस में, केवल ठोस में ही गति कौन करता है? यस तरंग। पी तरंग ये तीनों अवस्था में, लेकिन यस तरंग केवल ठोस अवस्था में ही गति करता है। इसकी गति कितनी होती है सर? इसकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से इसकी गति मापी जाती है। यस तरंगों की गति है। ठीक है, यस तरंग की गति है। दूसरी बात समझो कि ये यस जो तरंग है यह तरल भाग में
तरल भाग में प्रवेश नहीं करती, ये बात ध्यान रखना, प्रवेश नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जो यस तरंग है तरल भाग में जाने से पहले क्या है, जैसे समुद्र है, जैसे मानो कि ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ से जो कि तरंगे जा रही हैं, यहाँ से तरंगे यस तरंगे जा रही हैं, यहाँ तक आपका धरातल है, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जैसे समुद्र में पहुँचेगा ना यस तरंगे, यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं, क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। यानी हमें कहेंगे कि तरल वाले भागों में यस तरंग नहीं प्रवेश करेंगी, ये बात ध्यान रखा। जैसे आप आउटर कोर एंड इनर कोर के बारे में जानते हैं, पृथ्वी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमने बताया था कि जो आउटर कोर है और जो आपका इनर कोर है, तो आउटर कोर में जो पी तरंगे हैं उसकी गति सर्वाधिक हो जाती है, लेकिन यस तरंगों की गति जो होती है, यानी इसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, वहाँ पे ये प्रवेश नहीं करती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी हम लोग इसे द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक तरंग भी कह सकते हैं, ठीक, द्वितीयक तरंग भी कह सकते हैं। तो यानी मेरे भाई यह जो है तरल भागों में प्रवेश नहीं करेगी, इतना मान लो, ठीक। यह तरंग जो है केवल ठोस में गति करती है, तरल में गति नहीं करती, बात समझ, न गैस में गति करे, केवल ठोस में ही गति करेगी। किस में गति करेगी, केवल ठोस में ही गति करेगी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो ये यस तरंगे हैं, यस तरंगे पी तरंगों के अपेक्षा कम गति करता है, क्या करता है, कम गति करता है। ऊपर जाके जो पी तरंगे थी अत्यधिक जो कि 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से गति करती थी, लेकिन यस तरंगे केवल 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गति कर रही है, ठीक है। ये इसे हम लोग विध्वंसकारी भी कहा जाता है, इसे हम लोग विध्वंसकारी तरंगे भी कहते हैं हम, ठीक है, विध्वंसकारी तरंगे भी कहते हैं। यानी एक बात ध्यान रखना, जितनी तेजी से भूकंप आएगा उतना कब हमें हानि होगी, जितना तेजी से भूकंप आएगा, यानी जान लो कि पी तरंगों से हानि बड़ा कम होती, क्योंकि आएगा और चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। और उसके बाद अगर जितना धीरे धीरे भूकंप आएगा उतना ही हमें जन धन की हानि होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसी प्रकार इसे विध्वंस तरंगे कहते हैं, क्योंकि इसकी गति थोड़ा कम है और ये हमें जो कि हमें कुछ जनधन की हानि भी जो कि ये करता है, ठीक है, मकान भी गिर जाता है, बड़े बड़े मकान, जो कि बहुत कुछ भी, यानी इंसान तक ही मर जाता है, जान लो, ठीक। तो यानी ये यस तरंग होंगे। अब बात करेंगे हम यल तरंगों के बारे में, ठीक है, यल तरंग जिसे हम लोग धरातली तरंग का नाम देते हैं, किसके नाम देते हैं, धरातली तरंग का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। आओ भाई चलो, ये हमारा क्या है, ये हमारा धरातल है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा मूल, ठीक है, यानी हम लोग जिसे हम लोग फोकस का नाम देते हैं, ये धरातली तरंग है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये धरातल पे पहुंचा है, इसे हम लोग कहते हैं धरातलीय तरंग का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। और हम लोग प्रदर्शित इसे यल से करते हैं, यल तरंग के नाम से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब समझो कि ये जो यल तरंगे हैं, ये मेरे भाई पूरे पृथ्वी का भ्रमण करता है, ठीक है। ये पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद तब जाकर ये धरातल पे पहुंचता है। जब पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लेगा तब जाकर ये धरातल पहुंचेगा। और यह बहुत क्या होती है भैया मेरे, यह बहुत विनाशकारी है। ये क्या है, विनाशकारी है, ये बहुत विनाशकारी है। क्यों है, क्योंकि इसकी गति हमने बताया कि 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसकी गति मानी जाती है। और जो जितना गति जिसकी तेज होगी उससे हमें हानि बड़ा कम होगी, और जिसकी गति बहुत कम होगी उससे हानि हमें बहुत ज़्यादा होगी। अगला देखिए, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से अगर इसकी गति है तो ये जान लो कि ये धरातल पे सबसे देर में पहुंचता है, सबसे देर में पहुंचता है। ये बात देखना कि जब पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा तब जाकर ये धरातल पे पहुंचेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये जान लो कि ये जल व थल दोनों में गति करती है। क्या, जल और थल दोनों में गति करती है। इतना डेंजरस ये तरंग है, सोच लो, इतना डेंजरस तरंग है कि जल और थल दोनों में गति करती है यल तरंगे, ठीक है। ये तो यल तरंग के बारे में हो गया। जान लो कि यल तरंग बहुत विशेष नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही विनाशकारी तरंग कहा जाता है। तीसरी तरंग है, सबसे कम गति करने वाली तरंग है, ठीक है। यस के बाद तरंगे हैं। तो ये बात समझ में आया। अब ध्यान लो
कि ये 3 तरंगों के बाद हमारे भूशास्त्रियों ने 3 तरंगों के बाद कुछ 3 और तरंगों की खोज किया, जिसे हम लोग पी तथा यस लहरें, पी जी यस जी लहरें कहा जाता है। ठीक है, पी यस लहरें के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उन्हीं लहरों के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। तो ध्यान रखें, ये 3 लहरों के बारे में तो जान लिए, आप थोड़ा सा 3 लहरों के बारे में और मेरे भाई जान लो। देखिए, आप बात करेंगे पी तथा यस लहरें। ठीक है, अब देखो हमारा जो अगला जो कि लहर होगा पी तथा यस लहरें। ये देखो, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है अच्छा पढ़ना है, कंटेंट के साथ पढ़ना है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ना है। ठीक है, ये जानकारी लो। तो आप पी तथा यस लहरें क्या है मेरे भाई? पी तथा यस लहरों के बारे में बात करेंगे। ये 3 लहरों तो अलग है, लेकिन ये पी तथा यस लहरें क्या हैं इसके बारे में भी समझो। कि ये समझो मेरे भाई कि ये जो लहरें हैं, यहाँ पे देखो मेरे थोड़ा सा, कि ये भूकंप केंद्र से ये जो लहरें हैं पी तथा यस लहरें, पी तथा यस लहरें ये सर्वाधिक गति करती हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक गति करने वाली लहरें हैं, गति करने वाली लहरें मानी जाती हैं। ठीक है, पी तथा यस जो लहरें हैं सर्वाधिक गति करने वाली लहरें हैं। उसके बाद ध्यान रखना कि ये पृथ्वी के अंतरतम यानी पृथ्वी के अंदर यह गति तेज करती हैं। ये बात ध्यान रखना कि पृथ्वी के अंदर ये गति करती हैं। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना कि ये पृथ्वी के अंदर की बात बता रहा हूँ कि पृथ्वी के अंदर ये बहुत तेज गति करती हैं। ठीक है, पी तथा यस लहरें, पी तथा यस लहरें के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, पी और यस लहरें ये जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगी, पृथ्वी के अंदर ये जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर ये प्रवेश करेंगी मेरे भाई, तो ये बात ध्यान रखना कि इनकी जो गति होती है, इनकी जो गति होती है ना, गति जो होती है वह तेज हो जाती है। वह क्या होती है? तेज हो जाती है। यानी पी तथा यस जो लहरें हैं ना, और पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे अंदर धसाव करेगी, अंदर जाएगी। ठीक है, यानी ये पृथ्वी के अंदर क्या करेगी? ये धसाव करेगी। जितने भी धसावों में ये पृथ्वी के अंदर जाएंगी उतना धसाव करेगी, उतना ही इसकी गति बहुत तेज बढ़ती जाती है। तो ये बात ध्यान रखना कि पी जो पी तरंग है, ठीक है, जो पी तरंग है मेरे भाई, पी तरंगों की गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है पृथ्वी के अंदर, पी तरंगों गति। ठीक है, पी तरंग की जो गति होती है वो पृथ्वी के अंदर जब अंदर जाएंगी तो इनकी गति जब तेज होती है तो पी तरंगों गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन यहीं पे यस जो तरंग है इनका जो है 4.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसकी गति अंदर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, ए पी तथा यस तरंगों के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ समझो भाई, जैसे मानो कि ये जो तरंगे हैं ये पृथ्वी हमारी हो गई, पृथ्वी हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लेकर, यानी हम बात करेंगे लोअर मेंटल तक। ठीक है, लोअर मेंटल तक 2900 किलोमीटर, ये आप बता दो, यहाँ बता दे रहा हूँ लोअर मेंटल तक। ठीक है, लोअर मेंटल तक यानी अर्थ से लेकर लोअर मेंटल तक 29 किलोमीटर होती है। और मेरे भाई जब 29 किलोमीटर तक ये प्रवेश करेंगी, इसके बाद जब जाएंगी पी तथा यस लहरें जब जाती हैं तो पी तरंग है इसकी गति 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, यानी जब 29 किलोमीटर तक जब जाएंगी, जब अंदर उसके बाद जाएंगी, तो जो पी तरंग होती है उसकी जो रफ्तार होती है भूकंप के, ठीक है, उसके तरंगों की, तो उसकी तरंग की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ बता रहा हूँ। और जो यस तरंग है मेरे भाई, यस तरंग जो है, ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसकी गति बढ़ती है। 29 किलोमीटर जाने पर, पृथ्वी के 29 किलोमीटर जाओगे ना तो इसकी गति में देखो हमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है, डिफरेंट हो रहा है कि नहीं। ऊपर देखो और नीचे देखो, दोनों फर्क है। ऊपर देखो आपका 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी पी का था, लेकिन यहाँ पे 13 हो गया, वहाँ यस इतना था, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, तो पी तथा यस तरंग हो गई। ठीक है, अब ये बातें समझ में आ गई। अब बात करेंगे मेरे भाई, आ जाओ, हम अब बात करेंगे पी जी। दूसरी तरंग हमारी क्या है? कहेंगे सर पी जी और यस जी, ये क्या है सर? ए भी एक तरंग है, ए भी क्या है? एक तरंग है। ठीक है, ए भी एक तरंग है, याद रखना। ये जो पी और जी है ना, ये जो तरंग होते हैं, ये जो तरंग है, तरंग ए पी और यस तरंग के समान है, यस तरंग के
ये समान है, ठीक है, याद रखना, बहुत बड़ी विशेष नहीं है, यस तरंग के समान है। दूसरी चीज़ समझो कि इनकी जो भ्रमण होती है, इनकी जो भ्रमण होती है ये भूपटल पे होती है। क्या होती है? भूपटल पे ही भ्रमण इसकी होती है। पीजी और एसजी की जो भ्रमण होती है ना, ये भूपटल पे ही होती है। कहाँ होती है? भूपटल पे ही होती है। और पीजी का जो गति होती है 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसका गति होती है, और यस का 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसकी गति होती है। हमारे धरातल पे यह देखने को मिलता है, ठीक है, पीजी और एसजी, ठीक है। ये भी एक तरंग है, याद रखना, ये भी क्या है? तरंग है। ये महत्वपूर्ण तरंग है, याद रखो मेरे भाई। दूसरी बात समझो भाई, अब ये हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरी लहर, जिसे हम लोग पी यस लहरें कहते हैं, ठीक है, पी यस लहरें कहते हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी के मध्य में, ये मध्यवर्ती भाग में ये लोग भ्रमण करते हैं, ठीक है, ये लोग भ्रमण करते हैं, बात ध्यान रखना। पी एस लहरें पृथ्वी के मध्यवर्ती वाले भाग में ये लोग भ्रमण करते हैं। पी की जो गति होती है ना 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होती है, और यस की जो लहरें होती है वो 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसकी गति होती है। तो बहुत विशेष नहीं है, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में भ्रमण करती है, इनकी गति जान लो, ठीक है। ये 3 प्रकार के लहरें हो गई, ठीक। अब देखो, सबसे अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ लास्ट में, कि जो आखिर जापान में इतना भूकंप क्यों आता, आने का कारण, जैसे मान लो कि यहाँ पे एशिया है, क्या है? यहाँ पे एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो ये बताओ, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक। ये चारों 1 2 3 और 4, ये चारों जो महाद्वीप हैं ना, प्रशांत महासागर को टच करते हैं। तो यही बात है कि यहीं पे अग्निवलय कहा जाता है इनके किनारों को, प्रशांत महासागर किनारों को अग्निवलय का हम लोग नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? अग्निवलय का। इन सब क्षेत्रों में इतना ज्वालामुखी आने का कारण होता है, अग्निवलय मतलब आग का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार। और मेरे भाई, मैंने बताया था कि जहाँ पे ज्वालामुखी का अधिक उद्गार होगा तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि जहाँ पे होगा वहाँ पे भूकंप भी आएगा। तो जापान आपका, मान लो जापान यहीं पे है, तो जापान में फ्यूजियामा का नाम सुने होंगे, ठीक है, फ्यूजियामा जो कि जापान में है ज्वालामुखी। तो जापान में इसीलिए यहाँ पे बार बार भूकंप आने को, झटके देखने को हमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि प्रशांत महासागर किनारों पे स्थित ये सब हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में हमें सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने भूकंप के बारे में जाना। भूकंप के बारे में विशेष तो नहीं, विशेष यही है कि आप लहरों के बारे में जानो, विशेष कौन सी लहरें हैं, कि कौन ठोस से गुजरती है, कौन तरल से गुजरती है, कौन तीनों अवस्था में, कौन जल थल से गुजरती है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, हम रॉक के बारे में अगला वीडियो लाएंगे, चट्टान के बारे में, तो आप भी पढ़ रहिए, हम आपको अगला वीडियो में रॉक के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।